यस और नो? Yes, no. ओके। तो इससे पहले जो हमारी कल क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने ये चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने आपको जो है बताया था कि किस तरह से जो रशिया है वहाँ पे सोशलिज्म जो है उसका जो है उसकी एंट्री हुई है, कमिंग ऑफ सोशलिज्म। और फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बेसिकली हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे अबाउट रेवोल्यूशन फॉर सोशल चेंज इन रशिया, दैट हाउ you know um, socialist type of government was established in Russia, what developments took place. So first of all, we started with the 18th century, when the society of Russia was divided into three categories according to the ideology the which people followed. So उस समय कुछ विचारधाराएं चल रही थी रशिया में, और वो विचारधाराएं तीन ग्रुप्स में डिवाइड थी। पहला था लिबरल्स, सेकंड वाज रेडिकल्स, एंड थर्ड वाज कंजर्वेटिव। देन लिबरल्स को फॉलो करने वाले जो लोग थे, दे यूज टू बिलीव इन दीज थिंग्स। ये जो आपका दिया हुआ है, दे वांटेड चेंज, दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट्स ऑल रिलीजन। ये सब मैंने आपको जो है कल की जो वीडियो है उसमें आपको बता दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। सो रशियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू लिबरल्स, radicals and conservatives. Liberals and radicals, they wanted change, they wanted to overthrow the czar. जार रशिया में किंग को जार कहा जाता था, CZAR। तो जार कहा जाता था। So they wanted to overthrow king's rule from Russia, and they wanted to establish a government. और वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए थी? अ सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें व्हाट इज सोशलिज्म। फिर मैंने आपको सोशलिज्म के बारे में जो है एक बताया था कि सोशलिज्म मीन्स कॉमन ओनरशिप। कॉमन ओनरशिप मीन्स when in a country or in a society there is equal distribution of wealth, or when there is when all the people have the common right over a resource, then this type of arrangement is known as socialism. सो रशिया में जो भी रेवोल्यूशन हुआ उसके पीछे बेस क्या था? दे वांटेड सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया। देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कैसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ रशिया में, तो उस समय जो है men, women and children started to come to factories to work, because there was huge unemployment at that time, but they were paid under wage, उन्हें कम सैलरी दी जाती थी, एंड देयर वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग। तो लंबा समय था उनका काम करने का, बट सैलरी बहुत कम मिलती थी। देन दे वर फेसिंग हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम। जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, उनको प्रॉपर रहने की फैसिलिटी नहीं थी, शौचालय की फैसिलिटी नहीं थी। सो दे वर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम। तो रशिया में एक ये लोगों के दिमाग में आ चुका था कि जो भी रशिया में या समाज में प्रॉब्लम है, उसकी जड़ क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी बाय बर्थ उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, जैसे जो कुछ लोग होते हैं जो राजा के खानदान में पैदा हो जाते हैं, या कुछ होते हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर में पैदा हो जाते हैं, जमींदार के घर में पैदा होते हैं, तो उनको वो बाय बर्थ वो प्रिविलेज मिल जाता है, उनको वो फैसिलिटीज मिल जाती है। जबकि जो दूसरे लोग जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो एक्सेस ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों ने इकट्ठा कर रखी है, उसके ये सब खिलाफ थे रेडिकल्स एंड जो आपके लिबरल्स थे। तो पूरा सोशलिज्म जो था, जो रशिया में मूवमेंट चला, वो इसीलिए था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया जाए, और जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी लैंड है या अदर रिसोर्सेज है, दे शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो ये उनका जो है मेन लक्ष्य था। चिल्ड्रन, कैन यू हियर माई वॉइस? आवाज आ रही किसी को, सबको मेरी? Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. कल की तरह नहीं क्लास कट गई तो आप बताओ भी ना। देन Yes, सपोर्ट, ma'am. ये सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। देन आपको आपने देखा कि किस तरह से जो है देयर वर थ्री मीटिंग्स हेल्ड फॉर which were attended by the supporters of the socialism, which was first international, which took place in 1864 at London, then second international, which was held in Paris, and third international at Moscow. So all these three meetings were actually the meeting which were attended by the सोशलिस्ट फॉलोवर्स, जो समाजवाद में विश्वास करते थे। उन लोगों ने इसको अटेंड किया ताकि रशिया में या फिर जहाँ जिस जिस कंट्रीज में लोग सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, वहाँ लोगों ने आके इसको अटेंड किया। एंड व्हाट वाज देयर मोटो? दे वांटेड बेटर लिविंग कंडीशंस, reducing working hours and demand for right to vote. They wanted better living conditions for the workers, एंड उनकी जो इतनी लंबी काम करने के जो वर्किंग आवर्स है, उनको कम करना चाहते थे, एंड लोगों को वोटिंग का अधिकार दिलाना चाहते थे। नाउ तो ये जो मैंने आपको बताया, इट वाज अ इंट्रोडक्शन ऑफ रशिया, व्हाट ऑल वाज गोइंग इन रशिया।
सो इससे आपको एक चीज पता चल गई होगी कि रशिया में सोशलिज्म स्टैब्लिश करना ही एक मेन जो है मुद्दा था यहाँ पे। जो भी हो रहा था, जो भी मूवमेंट आप देखेंगे वो सोशलिज्म के लिए हो रहा था। सोशलिज्म मीन्स एंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि कोई किसी के पास भी जो एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हो सकती है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, बट एक्सेस नहीं होनी चाहिए। एंड वेल्थ शुड बी, रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो अगर सबके बीच में बराबर से बंटवारा होगा, सबको एक्सेस होगा, तो क्या होगा, अगर मान लो किसी भी एरिया में जैसे हमारे इंडिया में आप ले लीजिए, पहले जब अंग्रेज थे तो क्या सिस्टम था इंडिया में, बहुत सारे ऐसे मुट्ठी भर ऐसे लोग थे जो लाइक जमींदार, लैंडलॉर्ड, जिनके पास जो है बहुत सारी जमीनें थी, ठीक है, बहुत एक्सेस में जमीनें थी। और हमारे मैक्सिमम 80% ऐसे लोग थे, हमारे जो फार्मर्स थे या लोग थे जिनके पास बहुत ही कम जमीनें थी। तो इससे क्या था कि कुछ लोग तो बहुत अमीर थे और मैक्सिमम लोग गरीब थे। तो वो क्या करते थे, जो मुट्ठी भर लोग थे जो अमीर थे जिनके पास एक्सेस जमीनें थी, वो क्या करते थे, दे यूज टू एक्सप्लॉइट द पीपल जो हुआ पुअर, जिनके पास अपनी जमीनें थी, उनको वो एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, तो ये एक्सप्लॉइटेशन तभी खत्म हो सकता था जब लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी उनसे ले ली जाए, एक्सेस जो है ज़्यादा है वो उनसे छीन ली जाए, और जिनके पास नहीं है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो ये रशिया का मेन मोटो था। नाउ इन 1940 जार निकोलस, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी सही नहीं है, जार निकोलस रूल्ड रशिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रशियन एम्पायर, कि अब रशियन एम्पायर की क्या कंडीशन थी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1914, and remember 1940 is a very important year because in this year only in June first world war will start। तो 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम रूरल ऑफ रशिया वाज जार निकोलस, ठीक है, ये यू कैन सी हिम इन द पिक्चर आल्सो। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लैटविया। आज के समय में ये अलग अलग देश बन चुके हैं, लेकिन पहले ये सब के सब रशिया में थे। उस समय उसको यूएसएसआर कहते थे। आप सोचो कि कितना बड़ा देश होगा, है ना, रशियन एम्पायर कितना बड़ा होगा। अब तो रशियन एम्पायर पूरा टूट चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, और वो डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो गया ना, वैसे ही रशिया बहुत बड़ा देश था। पूरा आपका अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होता था एंड पैसिफिक ओशन पे खत्म होता था। इट वाज वन ऑफ द इट वाज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट in 1991 it divided into number of countries। लाइक आज के टाइम के जो ये देश है ये पहले रशिया में ही थे। फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब के सब जो थे ये रशिया के ही पार्ट थे। नाउ इन रशिया मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे फॉलोड क्रिश्चियनिटी। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, बट उसमें कैथोलिक्स भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट भी रहते थे, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ये कुछ मात्रा में ये लोग भी रहते थे इस धर्म को फॉलो करने वाले। नाउ इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी वहाँ की। एट द बिगनिंग ऑफ 18th century 85% ऑफ रशियंस वर एग्रीकल्चरलिस्ट। So 85% of people, they were following agriculture as their economic activity. In France 40% and in Germany 50% were agriculturists, whereas in France and Germany 40% and 50% थे. But in Russia you can think that farmers were very important because 85% people they were farmers। तो एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और वैल्यू है रशिया में। देन हम आगे देखते हैं क्या हुआ। इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स अराउंड सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। सो जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया में भी आप जानते हो देयर इज स्टिल प्रीडोमिनेंस ऑफ दिस एग्रीकल्चर। सिमिलरली in Russia also agriculture was the main activity of the people, and there were few industries only which were found in pockets around St. Petersburg and Moscow। St. Petersburg and Moscow were the important cities of Russia। Many factories were set up in 1890s। 1890s में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है बनाई गई जब से रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। देन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अब हम देखते हैं और इकोनॉमी एंड सोसाइटी का क्या वहाँ पे पिक्चर थी। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, आयरन एंड स्टील पुट क्वाड्रपल्ड। मतलब वहाँ पे कोल और आयरन की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो रही थी। इन 1900 फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल। वर्किंग आवर्स इन वर्कशॉप वाज 15 आवर्स, मतलब 15-15 घंटे जो है जो आपके वर्कर्स थे उनको फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था। वर्कर्स डिवाइडेड बाय देयर स्किल्स, जो वर्कर्स थे उनको स्किल के बेसिस पे डिवाइड किया था। इसकी मतलब उनके अंदर जो भी काम करने की क्षमता थी। मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एज एरिस्टोक्रेट्स, पीपल हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद विलेजेस। और जो भी मतलब शहर तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो गांव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक एंड मेटल इंडस्ट्रीज। पीजेंट्स वर डिवाइडेड इन कंट्री साइड एंड वर डीपली रिलीजियस। दे हैड नो रिस्पेक्ट टू नोबिलिटी। मतलब देखो इसमें मेन कहने का मतलब क्या है कि आपके जो महिलाएं थी वो भी फैक्ट्री में काम करती थी। इनफैक्ट 31% महिलाएं फैक्ट्री में काम करती थी।
देन आपको पता है कि जो वर्कर्स थे वो अपने ओनर से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड थे, खुश नहीं थे, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो इसलिए उन्होंने जगह जगह जो है वर्कर्स एसोसिएशन फॉर्म कर लिए, ताकि वो अपने मालिक से जो है वो इसको लेके डिस्कस कर सके। देन जो फार्मर्स थे वो भी जार से खुश नहीं थे, नोबिलिटी से नफरत करते थे, जमींदारों से नफरत करते थे। कई कई जगह तो उन्होंने जो लैंडलॉर्ड थे, बहुत रिच फार्मर्स थे जिनके पास बहुत जमीनें थी, उनका मर्डर भी कर दिया था in 1902 to South Russia. Then they pooled their land periodically and their commune MIR divided it accordingly. Then जो farmers थे, यहाँ पे जो farmers थी, इनकी खासियत थी कि ये अपने resources को pool up कर देते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। जैसे मान लो 10 farmers हैं या 50 farmers हैं, उनके पास जो भी चीजें होती थी, चाहे पैसा हो, चाहे उनके पास कोई टूल हो, इम्प्लीमेंट हो खेती बाड़ी करने के लिए, वो उसको एक साथ इकट्ठा करते थे और साथ मिलकर खेती करते थे, और जो फायदा होता था वो आपस में उसको बांट लेते थे। यहीं से जो है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, कलेक्टिव फार्मिंग का की शुरुआत हुई थी, और ये पूरे वर्ल्ड भर में फैला। नाउ सोशलिज्म इन रशिया। अब हम सोशलिज्म आते हैं, रशिया में क्या था। ऑल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले कोई भी जो पार्टी है वो उसका बनना इलीगल था रशिया में, क्योंकि उसमें किंग का रूल था। मार्क्सिस्ट फॉलोवर फॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इन 1898। लेकिन जो कार्ल मार्क्स के फॉलोवर्स थे, मैंने कल आपको बताया था, वीडियो में भी बताया था, कार्ल मार्क्स जो थे, ही वाज ए जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड ही वाज सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म एंड ही वाज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ये जो बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन थे, उनके सख्त खिलाफ थे जो कार्ल मार्क्स। उनका सोचना, उनका मानना था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें सारा प्रोडक्शन तो मजदूर करते हैं, है ना, सारा जो काम काज है वो मजदूर करते हैं, और लेकिन जो उसका बेनिफिट होता है, फायदा जो होता है, प्रॉफिट, वो कौन लेके चला जाता है, जो इंडस्ट्री का ओनर होता है। तो ये चीज गलत है, जो प्रोडक्शन कर रहा है फायदा भी उसी को मिलना चाहिए। तो ये कार्ल मार्क्स की थिंकिंग थी। तो कार्ल मार्क्स को मानने वाले जो लोग थे, बहुत सारे लोग इनको मानते थे, इनकी विचारधारा को, तो उन्होंने अपने मिलजुल के एक सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई 1898 में रशिया में। रशियन, ताकि लोग जो है साथ मिलकर सोशलिज्म के लिए सपोर्ट कर सकें। रशियन सोशलिस्ट फॉर्म सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी इन 1900 एंड स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांड। देन जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी बनी आगे चल के, जिसने जो है किसानों के डिमांड के लिए काफी लड़ाई की। देन लेकिन आगे चल के इस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, रेवोल्यूशनरी मतलब जो क्रांतिकारी पार्टी होती है। बट ये पार्टी जो है आगे चल के जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक का नाम था बॉल्शविक, एक का नाम था मेंशविक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बॉल्शविक, जिसके लीडर थे लेनिन, एंड मेंशविक्स, व्लादिमीर लेनिन या मेंशविक्स, जूलियस मार्टिन एंड केरेंस्की। ठीक है, तो ये मतलब इनका अपना अपना सोच था। लिबरल्स व सपोर्ट, जो आपके बॉल्शविक्स थे और मेंशविक्स थे, इनमें ये डिफरेंस था कि बॉल्शविक जो थे वो थोड़े से कट्टर टाइप के थे, लेकिन और मेंशविक जो थे वो थोड़े से लिबरल्स थे। लिबरल मतलब कि ये इनकी पार्टी में जो आना चाहता था वो उन्हें अपनी पार्टी में आने देते थे। बट जो बॉल्शविक थे वो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के थे। वो बहुत ही मतलब उनके जो पार्टी में एंट्री करने का जो भी एक वो था क्राइटेरिया, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वो सब किसी को जो बहुत अच्छे होते थे वो उन्हीं को अपनी पार्टी में लेते थे, सबको नहीं लेते थे, क्योंकि उनका स्ट्रिक्ट मानना था कि हमें बस किसी भी तरह से जो है सोशलिज्म को लेकर आना है रशिया में। उसलिए वो बहुत मेहनत करते, मतलब कि उनका टू डेडिकेशन था। बट दे वर स्ट्रिक्ट एंड दे वर ऑन देयर पॉलिसी लाइन। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट थी, लेकिन जार जो था, किंग जो था, वो अपनी मनमानी करता था, जो हर देश में होता था उस समय। देन जो लिबरल्स थे वो यही चाहते थे कि जो राजा किंग का रूल है उसे खत्म कर दिया जाए, और उसकी जगह यहाँ पे संविधान बने। They worked towards demanding a constitution during the revolution of 1905। तो ये 19th सेंचुरी तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनके तैयार हुई। जो किंग था वो बिल्कुल भी पब्लिक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपने मतलब उसने बहुत सारे गलत जो है स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी जार ने, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी लोगों को, गरीबी और काफी सारी प्रॉब्लम। तो इसके लिए अब लोग जो थे कैसे किंग के खिलाफ हुए वो हम देखते हैं। नाउ अभी ये देखिए सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। Prices of essential goods rose too quickly by 1904 that the real wages declined by 20%। ठीक है, 1904 तक, मतलब जो किंग था ना वो अपनी लेविश लाइफ जीता था, मतलब होता ना जैसे कि अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर खर्चा करना, अपने ही लेजर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना। पब्लिक भूखे मर रही है या बेरोजगारी है देश में, या कैसे हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो अपनी मतलब ना अपने उसमें रहते थे कि हमें बस अपना मजा लेना है।
सो 20 जो कुछ ज़रूरी चीज़ों के जो दाम थे वो 20% बढ़ गए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम। अब सोचो कि अगर मान लो प्याज भी 20 रुपए किलो मिल रहा है और वो 150 रुपए किलो मिले तो मतलब बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाता है ना, 4-5 गुना, यहाँ पे 20 गुना बढ़ गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम 4 मेंबर्स ऑफ द पुटिलोव आयरन वर्कर्स वर डिसमिस्ड। इसी समय एक फैक्ट्री थी जिसमें आयरन का काम होता था, उसमें से उसके मालिक ने 4 मजदूरों को डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी आगे चल के जो है कुछ प्रॉब्लम होगी, देखते हैं क्या। Over 110,000 workers in St. Petersburg went on a strike demanding a reduction in working hours and increase in wages. तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जब एक फैक्ट्री में मजदूरों को हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। उससे हर जगह मतलब एक होता ना, लोगों में गुस्सा ये सब बढ़ गया और लोग जगह जगह डिमांड करने लगे कि आप ऐसे किसको डिसमिस नहीं कर सकते और हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं इनको आपको कम करना है एंड वेजेस शुड बी इंक्रीज। ये सब जो है वर्कर्स डिमांड करने लगे। Now this procession was led by Father Gapon. ये you can see in the picture, ये जो है फादर गैपन है जिनके लीडरशिप के अंदर जो है लोगों ने स्ट्राइक किया और जो है जो किंग के जो आपका महल था उनका जो भी पैलेस था उसके सामने उन्होंने जाके स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। दिस प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसेक्स। कोसेक्स किसे कहते थे, जो किंग के जो पर्सनल जो उनके गार्ड्स थे उनको कोसेक्स कहा जाता था उस समय रशिया में। तो दे वर अटैक्ड बाय पुलिस एंड कोसेक्स। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, जब वो अपना प्रोसेशन लेके गए हैं किंग के सामने, किंग के कोर्ट के सामने, तो उस पर पुलिस ने अटैक कर दिया, जिसमें कम से कम 100 जो वर्कर्स थे वो मारे गए और मतलब बहुत सारे इसमें घायल भी हो गए। People demanded a constituent assembly. The Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. तो ये जो था, ये जो इंसिडेंट है इसको कहा जाता है ब्लडी संडे, ठीक है। तो ये इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि ये इंसिडेंट जो था वो संडे के दिन हुआ था, 9 जनवरी, जिस दिन संडे था 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 और संडे का दिन था। और इसमें 1,10,000 जो वर्कर्स थे वो सेंट पीटर्सबर्ग जो वहाँ का शहर था उन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक कर दिया ताकि उन्हें कम प्रॉपर सैलरी मिले और उनका जो वर्किंग आवर था वो कम हो जाए, ठीक है। अब इस प्रोसेशन के लीडर कौन थे, फादर गैपन, जिन्होंने इसको जो है स्टार्ट किया था, मतलब इसके अंदर ही सब लोग गए थे। बट जो है किंग ने इनकी बात सुनने के बजाय, इनकी डिमांड्स को पूरा करने के बजाय क्या किया, इनके ऊपर अटैक करवा दिया पुलिस से और कोसैक से, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि काफी लोग वहां पे जो है घायल हो गए और 100 जो वर्कर्स थे वो मारे गए। तो इस क्योंकि बहुत इसमें 100 लोग मारे गए थे, कई लोग काफी लोग घायल हुए थे, तो इस इंसिडेंट को जो है 1905 के जो इंसिडेंट है उसको कहते हैं ब्लडी संडे। देन क्या हुआ, देन अब इन इंसिडेंट से और चीजें होने लगी। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। तो लोग जो थे उन्होंने डिमांड किया कि हमें अब संविधान चाहिए और हम किंग के अंडर में जो है नहीं रहना चाहते। तो जार जो है उसने देखा थोड़ा कि पब्लिक जो है थोड़ा सा मतलब ज्यादा वो हो रही है, नाराज हो रही है, तो जार ने अलाउ कर दिया कि आप एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना सकते हैं, जिसका नाम उन्होंने डूमा रखा, ठीक है। द जार लेकिन डूमा मतलब जैसे हमारे इंडिया में संसद कहते हैं ना पार्लियामेंट, वैसे ही रशिया में उनकी पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है। तो जो किंग था मतलब वो रियलिटी में तो नहीं चाहता था कि कोई पार्लियामेंट बने, वो तो सारी पावर अपने पास ही चाहता था, लेकिन उसने बनवाया। लेकिन उसको 75 दिन के अंदर, 75 डेज के अंदर ही जो फर्स्ट पार्लियामेंट थी इनकी उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। और फिर उसने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है ये सही नहीं, अब हम दूसरी पार्लियामेंट, दूसरे लोगों को इलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है, दूसरे लीडर्स को। तो सेकंड डूमा जो है वो इलेक्ट हुई विद इन 3 मंथ्स एंड पैक्ड 3rd डूमा विद कंजर्वेटिव्स। तो उसने क्या किया, किंग जो था उसने क्या किया, जो फर्स्ट डूमा थी उसमें लिबरल्स रेडिकल्स थे, लेकिन जो सेकंड डूमा आया तो उसमें जो है, ठीक है, सेकंड डूमा आया, फिर थर्ड डूमा भी उसने करवाया, मतलब थर्ड पार्लियामेंट भी बनाई। और थर्ड पार्लियामेंट में उसने क्या किया, कंजर्वेटिव्स को ले लिया। कंजर्वेटिव्स मतलब, कंजर्वेटिव आप जानते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि बदलाव नहीं चाहते थे, ठीक है। कंजर्वेटिव वो लोग थे रशिया में, जैसे आपने मैंने लिबरल्स और रेडिकल्स बताया था ना, वैसे कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो कि बदलाव नहीं चाहते, जो सिस्टम चलता आ रहा है वो वही चाहते हैं, और अगर बदलाव हो भी तो बहुत ही स्लो रेट पर हो। तो कंजर्वेटिव्स का ये मानना था। तो किंग ने देखा कि कंजर्वेटिव्स जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें तो बदलाव चाहिए नहीं ज्यादा, तो उन्होंने कंजर्वेटिव्स को जो है ज्यादातर पार्लियामेंट में जगह दे दी, ठीक है। और लिबरल्स जो थे एंड जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको डूमा से बाहर रखा गया,
क्योंकि जो आपके रेवोल्यूशनरीज थे या जो आपके लिबरल्स थे वही अपनी बातों को रखते थे, वही सही बात करते थे किंग के सामने। तो किंग को उनकी बात अच्छी नहीं लगती थी और वो उसने कहा, उसने उसे सोचा कि इनको पार्लियामेंट से जितना दूर रखा जाए उतना ठीक है, जो कंजर्वेटिव है उन्हीं को रखो क्योंकि वो ज़्यादा बोलते नहीं है, वो ज़्यादा चेंज नहीं चाहते। नाउ अब ये सब होते होते 1905 के बाद ब्लडी संडे हो गया, फिर उसके बाद आगे कंडीशंस इंक्रीज होती रही। अब आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम। 1914 के टाइम में क्या था कि यूरोप में और भी डेवलपमेंट्स हो रही थी। रशिया की तो ये इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी जो है, लेकिन रशिया के और ये यूरोप के और जो कंट्रीज हैं वहाँ पे और अलग ही स्थिति थी। आपको पता है जर्मनी का क्या कंडीशन था इस समय। जर्मनी, इटली और कोई एक और कंट्री थी जो आपस में इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, ठीक है, और इन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर दिया। तो मतलब पूरे यूरोप में जो है एक पूरा लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, वॉर जो है काफी लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो गई थी। तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, जो 1914 जून 1914 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो है आपका 4 साल चली है लड़ाई और 1918 में जाके खत्म हुई है। तो हम देखते हैं कि इसका रशिया में रशियन रेवोल्यूशन पे क्या इसका रोल रहा। In Russia, the war was initially very popular, but later the support grew thin. Anti-German sentiments ran high. Russian armies lost badly. There were 7 million casualties and 3 million refugees in Russia. The war also affected the industry. There was labor shortage, railway lines were shut down, and small workshops were closed down. ठीक है। अब देखो रशिया जो था, एक तो आपको पता है कि रशिया बहुत अमीर देश नहीं था उस समय, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इनिशियली जब 1914 में वॉर स्टार्ट हुई ना, तो होता ना बहुत लोग जोश में जो है कूद पड़ते हैं लड़ाई में। तो वैसे ही जो था रशिया भी कूद पड़ा लड़ाई में, इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ से, क्योंकि जर्मनी ने बहुत सारे देशों को कैप्चर कराया था। जर्मनी, इटली ये एक तरफ थे, रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ थे, और अमेरिका भी बाद में आया था, इसमें एंट्री उसकी भी हुई थी। तो ये जो था जोश में आके लोग कूद पड़े लड़ाई में। लेकिन जब आगे लेकिन आप जानते हैं ना कि वॉर में बहुत खर्चा होता है, तो इससे इस वर्ल्ड वॉर में रशिया को बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी। 7 मिलियन जो है लोग मारे गए। 3 मिलियन जो है रशिया के लोग रिफ्यूजी हो गए। रिफ्यूजी मतलब उनके घर नहीं रहे, और उनकी इंडस्ट्रीज भी काफी बर्बाद हो गई। देन there was labor shortage, railway lines were shut down and small workshops were closed down. So यहाँ पे खाने पीने, ग्रेन एंड ब्रेड की भी यहाँ पे कमी हो गई थी। तो मतलब रशिया ने बहुत ज्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम फेस की। आप यहाँ देख सकते हो कि दो गुट थे जिनके बीच में लड़ाई हुई थी, एक था सेंट्रल पावर्स और सेकंड वाज एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। आप देख सकते हो ये येलो वाला जो है जर्मनी है, टर्की एंड ऑस्ट्रिया। यहाँ ये तीन जो थे ये आपके सेंट्रल पावर्स में थे, और इसमें से सबसे जो तेज था ये था जर्मनी। दूसरी तरफ एलाइड पावर्स थे जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया बाद में चला आया, फिर इटली, रोमानिया एंड यूएसए ने भी इनको ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स थे जिनमें आपस में वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब रशिया को इसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि रशिया की जो इंटरनल कंडीशन है वो पहले से ही खराब थी। तो लेकिन अब ये लोग जो है इन्होंने रशिया ने जो है एंट्री की, और बाद में चल के यहाँ पे भुखमरी, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई रशिया की, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, और आर्मी जो है लड़ाई नहीं करना चाहती थी, है ना। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे क्या लोगों के अंदर जो है जार को लेकर, किंग को लेकर काफी ज्यादा डिसकंटेंटमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब होता ना गुस्से की फीलिंग स्टार्ट हो गई कि ये क्यों वॉर में गया, जब हमारे पास खुद के पैसे नहीं है, हमारी इकोनॉमी जो है बेहतर नहीं, तो वॉर में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत थी। अब आते हैं हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पे। अब ये सारी चीजें हो रही थी। अब 1917 का टाइम आ गया, मतलब 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, अब 1917 आ गया। इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्रेड वाज ग्रिम, देयर वाज द फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर। 22, ये आपको सारे इवेंट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। फरवरी में चल के रेवोल्यूशन होगा, उससे पहले के ये इवेंट्स बताए जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही थी। इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्रेड वाज ग्रिम। ये सब तो मैंने आपको बता दिया, मतलब कि जो है भुखमरी थी, लोग वर्कर्स के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। 22 फरवरी को क्या हुआ? 1917 की बात हो रही है ये। A lockout took place at a factory. Workers of 50 other factories joined in sympathy. Women also led and participated in the strike. This came to be called the International Women's Day. तो 22 फरवरी 1917 को क्या हुआ कि एक इंडस्ट्री फैक्ट्री थी, उसमें ताला लग गया, और मतलब कि जो वर्कर्स थे वो काफी ज्यादा, वो उन्होंने स्ट्राइक प्रोसेशन स्टार्ट कर दिया कि हमें कैसे आपने फैक्ट्री बंद कर दी और हमें मतलब नौकरी से निकाल दिया। जो 50 और जो है मजदूर थे, वर्कर्स थे,
दूसरी फैक्ट्री से वो भी चले आए उनके साथ, उनको सपोर्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा तादाद में महिलाएं भी आ गई उनको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए इस दिन को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। अब इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है कर्फ्यू है इम्पोज कर दिया, एंड जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उनको घेर लिया, मतलब ताकि इन पे कोई अटैक ना कर पाए। 24-25 को क्या हुआ, द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। 24 और 25 फरवरी को जो किंग था उसने क्या किया, आर्मी को बुला लिया और पुलिस को बुला लिया कि जो ये, क्योंकि मजदूर एक लिमिटेड एरिया में रहते थे, तो वहां पे उनको तैनात कर दिया कि देखना कि मजदूर कुछ उल्टे सीधे कदम ना उठाएं। On 25 February, the government suspended the Duma and politicians spoke against this measure. The people were out of force once again. On 27, the police headquarters were ransacked. ठीक है, अब ये एक तरफ तो मजदूरों ने मतलब वो कर रखा था, स्ट्राइक कर रखी थी। फिर जो किंग था उसने क्या किया, 25 फरवरी को पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया, जो डूमा थी उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, और फिर पुलिस जो लोग थे उनका गुस्सा और बढ़ गया कि जो किंग है उसने पार्लियामेंट को ही डिसमिस कर दिया। देन 27 फरवरी को क्या क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, मतलब जो पब्लिक थी उसने पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया। कैवेलरी वाज कॉल्ड आउट अगेन, हाउएवर इट रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। फिर जो आपके किंग था उसने कैवेलरी को बुलाया, कैवेलरी मतलब जो आर्मी को बुलाया, लेकिन आर्मी ने जो है इनके ऊपर अटैक करने से मना कर दिया कि हम जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। देन क्योंकि वो मजदूर थे तो मजदूरों के ऊपर आर्मी ने अटैक करने से मना कर दिया। An officer was shot at the barracks of a regiment and other regiments mutined, voting to join the striking workers gathered to form a Soviet or council. This was the Petrograd Soviet. ठीक है, तो जब आर्मी ने उनके ऊपर अटैक करने से मना कर दिया तो किसी एक ने क्या किया, उसमें से एक ऑफिसर को गोली मार दी। ठीक है ना, इससे क्या हुआ कि जो दूसरे आर्मी वाले थे वो और भड़क गए कि हमारे एक सोल्जर को आप ये गोली मार दी गई है। तो उससे उन्होंने क्या किया, आर्मी वाले जो थे वो भी वर्कर्स के साथ मिल गए और उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया जिसका नाम रखा गया सोवियत और काउंसिल। ठीक है, सोवियत और काउंसिल, ये आप बहुत सुनेंगे रशिया के रेफरेंस में। सोवियत और काउंसिल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो इस काउंसिल का नाम क्या रखा गया, पेट्रोग्रेड, क्योंकि पेट्रोग्रेड में हो रहा था तो उसका नाम पेट्रोग्रेड सोवियत रखा गया। Then a delegation went to meet the Tsar military commanders, advised him to abdicate. ठीक है, फिर एक जब इतनी सारे मतलब डेवलपमेंट्स हो रहे थे, काफी मतलब रशिया में प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो रखी थी, तो एक कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, एक डेलीगेशन बनाया रिप्रेजेंटेटिव, और वो किंग से मिलने के लिए गए। ठीक है, आर्मी ने जो है कहा किंग से कि आप यहाँ से भाग जाइए, मतलब आप जो है इन लोगों के इसमें मत पड़े, नहीं तो ये लोग आपको जो है मार देंगे। तो जार क्या हुआ, 2 मार्च को भाग गया। A provincial government was formed by the Soviet and Duma leaders to run the country. तो जब जार चला गया वहां से, एब्डिकेट मतलब क्या होता है, भाग जाना, तो 2 मार्च को चला गया, वो भाग गया, कहीं छुप गया जाके। ठीक है, दूसरे देश में या कहीं चला गया। अब इससे क्या हुआ कि जैसे वो चला गया तो किंग तो चला गया, किंग का रूल खत्म हो गया। अब इससे क्या हुआ कि वहां पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई, जो कि सोवियत था ना, पेट्रोग्रेड सोवियत, उसी से गवर्नमेंट बनाई गई और फिर एक नई पार्लियामेंट का गठन हुआ। द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट्रियंस, वर्कर्स, विमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। तो इतने लोगों ने जो है मिलकर डूमा बनाया है, जिसमें ये सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। नाउ इफेक्ट्स, restrictions on public meetings and associations were removed. जैसे ही किंग का रूल खत्म हुआ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो वहाँ पे फिर नया बदलाव आया रशिया में। अब क्या बदलाव आया, जो भी पब्लिक मीटिंग्स होती थी और जो एसोसिएशंस बनाए गए थे उस पर से बैन हटा लिया गया। पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, जो किंग था वो पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशंस को अलाउ नहीं करता था, लेकिन अब उन पर रिस्ट्रिक्शन हट गई। देन हर जगह जगह पूरे रशिया में सोवियट्स बनने लग गए। सोवियत मतलब ग्रुप। In individual areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists run their factories. अब जो है वर्कर्स की जो एक वो था पोजीशन, वो काफी स्ट्रांग हो गया था और वो अपने मालिक से जो है, अपने ओनर से काफी क्वेश्चन करने लग गए कि हमें प्रॉपर जो भी है हमारे रहने की सुविधा जो भी है उसको ठीक किया जाए। देन सोल्जर्स की भी कमिटीज बनाई गई। देन द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। ठीक है, अब देखो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ आगे चल के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सोशलिस्ट पार्टी का बताया ना, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि बॉल्शेविक्स और मेंशेविक्स में डिवाइड हुई थी, उसमें से बॉल्शेविक्स बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है ना, अब बॉल्शेविक्स ने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर वो हावी होना शुरू हो गए। उन्होंने बॉल्शेविक्स ने अपना सपोर्ट जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब आगे चल के कल की क्लास में हम यही पढ़ेंगे
किस तरह से प्रोविजनल जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी उसके बीच में और जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके बीच में किस तरह से मतभेद हुए, और आगे चल के बोल्शेविक पार्टी जो है उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट की जगह ले ली। ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कि आई होप कि आपको जितना बताया गया उतना थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मिक्सअप है, लेकिन आपको पीपीटी के थ्रू बताया गया। तो सिंपल आपको इतना समझना है कि 1914 में किंग का रूल था। किंग के रूल से सब लोग डिससेटिस्फाइड थे, कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि जो किंग था वो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या लोगों के जो है कि जो आपकी बेसिक चीज़ें थी, खाने वाली पीने वाली भी चीज़ें जो थी, उसके रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, 20% इंक्रीज हो गए थे। बट जार जो था वो कुछ भी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था। पब्लिक परेशान थी, अनएम्प्लॉयड थी, गरीबी थी, भुखमरी से मर रही थी। वो उसने कुछ भी नहीं किया, वो अपनी लेजर एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था। उल्टा 1914 में आके उसने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर दिया, जबकि खुद की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। उसको नज़रअंदाज करते हुए उसने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, जिससे बहुत सारे उसके सोल्जर्स मारे गए, कैजुअलिटीज़ हुई, 7 मिलियन मारे गए, लोग बेघर हो गए, रिफ्यूजी हो गए, और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम रशिया को फेस करनी पड़ी, जिससे लोग और जो है नाखुश हो गए। आर्मी से लेके जो कॉमन पब्लिक थी सब जो है किंग के रूल से नाखुश थे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, 1970 में जो फरवरी में 1917 की क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, उससे जार का रूल खत्म हो गया। ठीक है, आगे चल के आप अक्टूबर रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। तो अभी तक रशिया में आपने 2 रेवोल्यूशन पढ़े, 1905 का रेवोल्यूशन जिसमें ब्लडी संडे था, वो छोटा रेवोल्यूशन था। देन आपने 1917 फरवरी 1917 का रेवोल्यूशन पढ़ा है, जिसमें जार का रूल खत्म हो गया, किंग का रूल खत्म हो गया और प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। अब आगे चल के हम अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे सोशलिज्म स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो आप जो है इसको मैं इसकी वीडियो भेज दूंगी, आप इसको जो है दोबारा से सुन लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। सो थैंक यू क्लास।